चलो तो आज के सेशन में डिसोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर डिसोल्यूशन देखो क्या है, लास्ट में भी अपने डिस्कस किए थे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ये दो अलग चीज होता है। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, या तो पार्टनर्स लोगों में आपस में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, या तो वो लोग में आपस में कुछ मनमुटाव हो गया है, कोई भी रीजन हो, वॉट एवर बी द रीजन, वो लोग डिसाइड किए कि अब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, हम लोग बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। तो जब बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, जब वाइंड अप करना चाहते हैं, तो सिचुएशन ऐसा बनता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं जितना असेट्स है सारे असेट को बेच दो, असेट को बेच के जो पैसा आता है उससे सारा लायबिलिटी चुका दो, लायबिलिटी चुकाने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स लोग आपस में जो रेशियो है उसमें बांट लेंगे, और अगर पैसा नहीं बचता है तो भूल जाओ उस पैसा। यानी पहले बाहर वालों को चुकाना है, फिर अपने आप के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर अपने को एक चीज खाली सीखना होगा कि जो पेमेंट है, जो चुकाने का प्रोसेस है, पेमेंट का प्रोसेस में किस ऑर्डर में पेमेंट किया जाएगा, सबसे पहले किसको देंगे, उसके बाद किसको देंगे, उसके बाद किसको देंगे, एंड फाइनली पार्टनर लोग को खुद को मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर अभी पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्डर में पेमेंट किया जाए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। दिख रहा है सबको? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देखो टेक्निकली क्या बोल रहा है, टेक्निकली अ पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड और डिसॉल्व्ड whenever a new partner is admitted। तो ये तो हम लोग डिस्कस लास्ट से भी किए थे। or an old partner retire or dies, the formation or dissolution of partnership however does not necessarily indicate that the business is to be discontinued। यानी जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है उसमें बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा ऐसा कोई जिक्र नहीं होता है। The business may be continued without interruption, यानी बिजनेस हम बिना इंटरप्शन के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। The business may be continued without interruption if the managing partner resolve in its favor। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का क्या प्रोसेस है? सेक्शन 48 of the Indian Partnership Act states that in settling the accounts of the firm after dissolution, the following rules सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बाय द पार्टनर शैल बी ऑब्जर्व। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि क्या रूल है कि अकाउंट को सेटल कैसे किया जाएगा। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। यानी ये सिचुएशन बता रहा है कि लायबिलिटी हम लोग का इतना ज्यादा है कि सारा असेट को हम बेच दिए, उसके बाद भी लायबिलिटी नहीं चुका, तो बोल रहा है फिर पार्टनर्स को पर्सनली अपने घर से वो रुपया लाके देना पड़ेगा। पर अपने सिलेबस में जो टॉपिक है ना वो सिर्फ एक टॉपिक है। इस चैप्टर में टोटल 3 सिचुएशन होते हैं, पर अपने सिलेबस में 3 में से खाली एक सिचुएशन है। क्या है? सबसे इजी वाला कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम आसानी से सारा लायबिलिटी चुका देंगे और एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा वो पार्टनर को बांट देंगे। ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन होता है जहां पैसा का शॉर्टेज पड़ जाता है और शॉर्टेज के बाद पार्टनर को बोला जाता है तुम घर से रुपया लेके आओ, और पार्टनर फिर घर से रुपया लेके आता है और लायबिलिटी चुका देता है। ये सेकेंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन होता है जहां पार्टनर बोलता है हम इंसॉल्वेंट हो गया, मेरा घर बार बेच भी देंगे तो भी लायबिलिटी नहीं चुकेगी। तो वो सिचुएशन हो जाता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जहां पार्टनर बोलता है मेरा घर बार सब बेच दो तो भी ये कर्जा नहीं चुकने वाला। ठीक है, तब उसको डेफिशिएंसी अकाउंट खुलता है, वो बात करते हैं। तो अपने केस में अपने सिलेबस में खाली सिचुएशन 1 जो सबसे सिंपल है वही है, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 जो है वो अपने सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो ये लोग जो थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी तो सारे सिचुएशन को ध्यान में रख के बता रहे हैं, इसीलिए थ्योरी में ये चीज डिस्कस हुआ है। प्रैक्टिकल जब सम करेंगे तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स
individually in proportion in which they are entitled to share profit. The assets of the firm, including any sums contributed by the partner to make up deficiency of the capital, shall be applied in the manner and this order. अब ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मैं जिस ऑर्डर का बात कर रहा था वो ये ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम डेट्स देंगे, किसका चुकाएंगे? इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, यानी बाहर वाले लोग को चुकाने के लिए जो पैसा देना है सबसे पहले मैं वो पैसा चुकाऊंगा. अब ये बाहर वाले में भी एक चीज है, बाहर वाले में दो चीज हो सकता है, एक तो कोई क्रेडिटर या एक हो सकता है मेरा कोई गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है या ऐसा कुछ बाकी है, तो उसमें भी सबसे पहले गवर्नमेंट का ड्यूज चुकेगा. अगर मान लो एक क्रेडिटर है जिसको 10,000 रुपया देना है और एक गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है 4,000 रुपया का, तो पहले मैं वो 4,000 का टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को, उसके बाद पैसा बचेगा तो मैं क्रेडिटर को पे करूंगा. यानी इसमें भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है, तो पहले गवर्नमेंट का ड्यूज चुकता है फिर क्रेडिटर को पैसा जाता है. अब क्रेडिटर भी देखो दो प्रकार के क्रेडिटर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड. एक वैसा क्रेडिटर है जैसे बैंक से मैंने कुछ कर्जा ले रखा है, उसके अगेंस्ट में मैंने अपना जमीन गिरवी दे रखा है, तो जमीन को बेच के जो पैसा आएगा वो पूरा का पूरा बैंक का कर्जा पहले चुकाने में मदद होगा, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा क्रेडिटर को या किसी को पेमेंट करूंगा, क्योंकि बैंक के पास वो जमीन गिरवी रखा हुआ है. तो पहले मुझे अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा चुकाना होगा, फिर मैं अपने अनसिक्योर्ड के पास जाऊंगा. यानी देखो आउटसाइडर जो ये लोग बोल रहे हैं थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी भी तीन होता है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो पहले गवर्नमेंट को चुकाएंगे, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को चुकाएंगे, फिर इनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को चुकाएंगे. ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो आउटसाइडर है उसमें भी तीन कैटेगरी है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, in paying each partner ratably what is due to him from or for advances as distinguished from capital. यानी बोल रहा है बाहर वालों को चुका देने के बाद अगर कोई पार्टनर है जिसने बिजनेस को लोन दे रखा है, होता है ना, कितना बार होता है पार्टनर लोन दे रखा है बिजनेस को, ठीक है, तो पहले पार्टनर जो लोन दिया है उस पार्टनर का पहले लोन चुकाएंगे. जो पार्टनर बिजनेस को लोन दे रखा है उस पार्टनर का पहले लोन चुकेगा. यानी पहले मैंने बाहर वाले लोग को पूरा पेमेंट कर दिया, अब अंदर वाला एक पार्टनर अगर लोन दे रखा है तो पहले पार्टनर का लोन को पहले चुकाएंगे. नेक्स्ट, इन पेइंग टू ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ सरप्लस. ये सरप्लस अब बोलो, कुछ पूछ रहा है जतिन? कोई डाउट? बोल जतिन, कोई कंफ्यूजन? चलो, तो ये बोल रहा है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ सरप्लस कैपिटल. ये सरप्लस कैपिटल क्या होता है ये हम लोग का अभी नहीं आएगा, वो हम लोग बाद में जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना तब ये सिचुएशन आता है. सरप्लस कैपिटल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ए बी सी पार्टनर है, तीनों इक्वल पार्टनर है 1:1:1 का. अगर ए का कैपिटल 20,000 है तो बी का भी 20,000 होना चाहिए, सी का भी 20,000 होना चाहिए. मान लो सी का कैपिटल किसी वजह से 25,000 रुपए, ए का 20,000 है, बी का 20,000 है, पर सी का 25,000 रुपए, तो सी का सरप्लस कितना है? 5,000 रुपया एक्स्ट्रा है कंपेयर टू रेशियो 1:1:1 का. अगर रेशियो है तो सी का भी 20,000 होना चाहिए, पर उसका 25,000 है, यानी 5,000 उसका सरप्लस है. तो पहले सी का 5,000 रुपया चुकती होगा. अब क्या हो गया? अब तीनों जन का 20-20-20 रह गया. अब जो पेमेंट होगा वो 1:1:1 की होगी. और इतना सब दिमाग तब चलाना पड़ता है जब मेरे पास कैश का शॉर्टेज हो. अपने सिलेबस में ऐसा नौबत कभी आएगा नहीं, अपने सिलेबस में हमेशा भरपूर पैसा होगा, तो इतना सोचना नहीं है, जिसको जो देना है दे दो, उतना माथा पच्ची अपने को लगाना. बट थ्योरी वाइज ये नियम पता होना चाहिए, नियम क्या है. ठीक है, और लास्ट जो बचता है, बाकी जो बचेगा वो प्रोपोर्शनेटली हम लोग दे देंगे. लास्ट में जो बचेगा वो प्रोपोर्शनेटली हम लोग सारे पार्टनर्स को उनके रेशियो में पे ऑफ कर देंगे. ठीक है, तो सिचुएशन समझ में आया. पहले थर्ड पार्टी को देना है,
फिर अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है तो उसका लोन चुकेगा, फिर कोई पार्टनर का एक्स्ट्रा कैपिटल है तो एक्स्ट्रा कैपिटल चुकेगा, बाकी जो बचा वो प्रोपोर्शनेटली पे कर देंगे। अब इंट्रीज क्या होता है, अकाउंटिंग इंट्रीज क्या होता है? देखो, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये तो पहला स्टेप है, और दूसरा सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट। यानी पहले हम लोग अपना असेट बेचेंगे, सारा लाइबिलिटी चुकाएंगे, उसके बाद पार्टनर लोग का आपस का अकाउंट को सेटल करेंगे। तो पहला स्टेप देखते हैं, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। टू क्लोज वेरियस असेट अकाउंट, जितने भी असेट अकाउंट है उन सबको रियलाइजेशन नाम का एक लेजर खुलेगा, उसमें सारे को ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स। ठीक है, इसमें मतलब बोलने का मतलब है लेजर जो रियलाइजेशन खुला उसमें सारे असेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, नोट कैश एंड बैंक अकाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इफ सम असेट्स आर शोन एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कुछ असेट्स को अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू में दिखाया है तो क्या करेंगे? ठीक है, जस्ट मिनट, एक कॉल आ रहा है, हो सकता है नेट बंद हो जाए। यहाँ देखो सिचुएशन कैसा होगा, मान लो टोटल क्रेडिटर्स 50,000 का है, वो 40,000 का असेट लिया, टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एट 35,000, वो 35,000 में ये असेट लिया, तो एडजस्ट कितना हो गया, 35,000 रुपया एडजस्ट हो गया। नेट 15,000 रुपया जो मैं क्रेडिटर को पे करूंगा, बस उसी का एक एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स पेड बोल के लिख देंगे 15,000 रुपये। 35,000 रुपया जो एडजस्ट हो गया उसका कोई एंट्री नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन भी आता है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड, अगर कोई लाइबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड ही नहीं था उसको अगर हम लोग पे करने जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो आ जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक। व्हेन वन पार्टनर, हाँ बोलो, अगर सारा एसेट्स एडजस्ट हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट में बचा ही क्या? सारा एसेट नहीं हुआ, वो क्वेश्चन में बता देगा कि वो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है कि फर्नीचर टेक ओवर किया है, सारा थोड़ी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एसेट एडजस्ट होगा, सारा नहीं होगा। ठीक है, फिर व्हेन वन पार्टनर अग्रीज टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी पर्सनली, अगर कोई पार्टनर बोलता है कि हम पर्सनली उसको दे देंगे पैसा, तो हम लोग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया। और डिसोल्यूशन का जो खर्चा होता है, मान लो कोई लीगल खर्चा हुआ, कोई स्टैंप ड्यूटी का खर्चा हुआ, कोई ये सब खर्चा हुआ, तो उसका एंट्री हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर खर्चा दे देता है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन करता है, पार्टनर खर्चा दे देता है। तो उसका दो सिचुएशन होता है, एक बार होता है कि पार्टनर पेमेंट किया है बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म का है, फर्म के बिहाफ में किया है, तो यानी फिर पार्टनर फर्म से वो रुपया वापस ले लेगा। सपोज तुम्हारा कोई पेमेंट है, एक बार अगर तुम्हारे बदले मैंने दे दिया तो मैं तो तुमसे वापस मांगूंगा ना वो रुपया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम बियरिंग दोज एक्सपेंस, आई एम नॉट बियरिंग द एक्सपेंस, तो मैं तुमसे वापस लूंगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर मान लो अगर बोला है कि नहीं, ये रियलाइजेशन का खर्चा देने का जिम्मेदारी उस पार्टनर का ही था, ये बिजनेस का देने का जिम्मेदारी नहीं था, ये मिस्टर ए का देने का ही जिम्मेदारी था, तो फिर कोई एंट्री नहीं आएगा, यहाँ पर किसी तरह का फिर कोई एंट्री पास नहीं करना। एंड फॉर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। अभी हम इसको लेजर के माध्यम से समझेंगे तो और इजी लगेगा। गिव मी 2 मिनट्स, मैं देखता हूं इसका फॉर्मेट है कि नहीं मेरे पास। नहीं समझ में आया? नहीं भैया, कुछ नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड में पहले लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर। उसमें क्या होगा, जितने मेरे असेट्स हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं सारा लिखेंगे, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, टूल्स, अकाउंट रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट जो भी है सब बुक वैल्यू पे लिखेंगे। बुक वैल्यू मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उस पे, यहां लिख दिए।
अगर मान लो अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स में कोई प्रोविजन है तो वो बाई साइड में लिखेंगे, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये लिख दिए। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट से माइनस किया हुआ था बाई चांस, तो यहां लिख देंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब काम करेंगे सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने का, तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर, उसमें आएगा अकाउंट्स पेएबल, मिसेज एज लोन, बाई चांस अगर ए पार्टनर है पर लोन किससे लिया है, मिसेज ए से, तो मिसेज एज लोन आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड, ये सारा आ गया। फिर अब क्या होगा, हम एक एक करके सारा असेट को बेचेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन सारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कौन सा असेट कितना रुपया में बिका। तो बाई बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे असेट रियलाइज्ड। मान लो गुडविल बिका 60,000 रुपया में, लैंड एंड बिल्डिंग बिका 84,000 रुपया में, प्लांट एंड मशीनरी बिका 78,000 में, कार बिका 25,000 में, डेटर बिका 59,000 में, टूल्स बिका 5,000 में, इन्वेंट्री बिका 40,000 रुपया। तो ओवरऑल मेरा असेट से कितना रुपया कलेक्शन हो गया, 3,51,000 रुपये। अब क्या हुआ, मान लो कि ए डिसाइड किया कि कोई असेट हम अनरिकॉर्डेड असेट है हम टेक ओवर कर लेगा, तो बाई एज कैपिटल असेट टेकन ओवर, नीचे में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर। मान लो वो 2,000 रुपया का असेट टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ 2,000 ले लिया। बी भी हो सकता है कोई असेट टेक ओवर कर ले, तो बाई बीस कैपिटल असेट टेकन ओवर। हो सकता है सी भी कोई असेट टेक ओवर कर ले, तो बाई सीज कैपिटल असेट टेकन ओवर। ठीक है, फिर क्या होगा, अब प्रोसेस आया लाइबिलिटी चुकाने का। तो लाइबिलिटी में देखो क्या होता है, जितना लाइबिलिटी है सारा चुकाना पड़ेगा। असेट में क्या होता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर असेट है, उसका बिक्री कितना रुपया में हुआ उसका क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका एंट्री यहाँ पर पास नहीं होगा। पर लाइबिलिटी का ऐसा नहीं है, लाइबिलिटी का अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब जो दाम यहाँ लिखा हुआ है वो दाम हमने पेमेंट किया, ना कमती ना बेसी। लाइबिलिटी का नहीं भी लिखा है तो भी पेमेंट करना होगा, पर असेट का अगर नहीं लिखा है इसका मतलब वो असेट का बिक्री नहीं हुआ। सिंपल, असेट जितना बिक्री हुआ उसका सारा का इंफॉर्मेशन वो लोग देगा। अगर किसी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसका मतलब वो असेट अभी बिक्री नहीं हुआ। पर लाइबिलिटी का ऐसा नहीं है, लाइबिलिटी जिसको देना है उसको तो देना ही है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। तो अकाउंट्स पेबल देना ही पड़ेगा मेरे को। अब जैसे मान लो अकाउंट्स पेबल यहाँ 34,000 था, क्वेश्चन में बोला कि हम उसको सेटल किए, मतलब बार्गेनिंग करके 33,280 रुपया में सेटल किए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा अकाउंट्स पेबल 33,280, यानी जितना रुपया एक्चुअली हमने पे किया वो रुपया हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मिसेज ए का लोन था चुकाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चुकाना पड़ेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये चुकाना पड़ेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुआ देना ही पड़ेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो भी देना, वो भी अपना लाइबिलिटी है वो भी चुकाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कोई लाइबिलिटी ए टेक ओवर कर ले, तो लिखेंगे टू एज कैपिटल लाइबिलिटीज पेड। हो सकता है कोई लाइबिलिटी बी पे कर दे, तो टू बीस कैपिटल लाइबिलिटी पेड। वो सिमिलरली सी का कैपिटल में भी आ सकता है, टू सीज कैपिटल लाइबिलिटी पेड। उसके बाद क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर राइट साइड यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ए बी सी तीनों में बांट देंगे। और अगर मान लो डेबिट साइड ज्यादा आया तो लॉस हो जाएगा, तो लिखेंगे बाई लॉस, यहाँ बाई होगा, मैंने भूल से टू लिख दिया, यहाँ पर बाई होगा, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ए बी सी तीनों में बांट देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बन गया ना, उसके बाद कोई चाप नहीं है, उसके बाद बस क्रॉस पोस्टिंग करना है। बैंक अकाउंट में जो जो बैंक से रिलेटेड एंट्री आया है उसका क्रॉस पोस्टिंग कर दो। जैसे यहाँ पर टू बैंक आया हेडिंग मान लो, तो ये टू बैंक में जो जो चीज हमने पे किया है वो बाई साइड में आ जाएगा। ठीक है, बैंक में आ जाएगा बाई रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड। तो टोटल जितना लाइबिलिटी पे किए थे यहाँ पर सब एक बार में टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर कलेक्शन बैंक में आया था टू बाई बैंक, जितना पैसा आया था मेरे पास 3,51,000 रुपया, वो टोटल हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन असेट रियलाइज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पार्टनर लोग का जो भी है, जो असेट टेक ओवर किया है उसको टू साइड में लिख देंगे, जो लाइबिलिटी टेक ओवर किया उसको पार्टनर के बाई साइड में लिख देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उल्टा एंट्री हो जाएगा।
फिर लास्ट में क्या करेंगे, पार्टनर का जो लोन है, अगर बाई चांस पार्टनर का कोई लोन है तो पार्टनर के लोन को यहाँ ट्रांसफर नहीं करते, याद रखना। उसकी वाइफ का लोन था तो ट्रांसफर हुआ, उसका लोन अकाउंट कभी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, उसका अलग से लोन अकाउंट बनेगा। मान लो उसका लोन अकाउंट था 40,000 रुपया, ठीक है, उसको अगर हम लोगों ने पेमेंट किया है, मान लो वो बोला कि ठीक है हमको 38,000 रुपया दे दो, छुट्टी हो गई, तो 2,000 रुपया जो मेरे को एक तरह से डिस्काउंट मिला उस पार्टनर से, वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, और रियलाइजेशन में यहाँ पर आ जाएगा बाई पार्टनर लोन डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपये। इस तरह से एंट्री करना होगा। अगर डिस्काउंट मिला तो ये एंट्री होगा, डिस्काउंट नहीं मिला